Among the methods of environmental valuation, we now come to the next method, that is hedonic pricing method. अब हम पर्यावरणीय वस्तुओं के मूल्यकरण के अगले विधि पर आएंगे। इसको हेडोनिक कीमत पद्धति कहा जाता है अथवा उपयोगिता कीमत पद्धति। आइए इसको शुरू करते हैं। The word hedonic has been derived from um, a Greek word which means pleasure. हेडोनिक शब्द एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है आनंद। इस प्रकार हेडोनिक मूल्य का अभिप्राय खुशी देने वाले मूल्य से होता है। हेंस हेडोनिक वैल्यू इम्प्लाइज प्लेजर गिविंग वैल्यू और प्राइस। इसीलिए इसको हिंदी में हम लोग उपयोगिता कीमत पद्धति भी कहते हैं। इस पद्धति का संबंध अधिमान दृष्टिकोण से है और ये अधिमान दृष्टिकोण का एक मुख्य विधि भी है। Hence it is also very much related and is a important method under the revealed preference viewpoint or analysis. प्रकट अधिमान दृष्टिकोण में हम एक वस्तु को उसके विभिन्न अंगों के मूल्य में बांट देते हैं तथा मुद्रा और पर्यावरणीय वस्तु के संबंध के आधार पर सूचना प्राप्त करते हैं। इसे मकान के मूल्य और स्वच्छ हवा की उपलब्धता से बहुत अच्छी तरह समझा जा सकता है। एक शहरी इलाके में मकान की कीमत उसके आकार तथा ढांचे के अलावा विभिन्न उपलब्ध सुविधाओं जैसे खुला क्षेत्र, कम शोर तथा भीड़ भाड़ और पार्क के पास इत्यादि के आधार पर तय किया जाता है। स्कूल के आसपास सार्वजनिक परिवहन की उपलब्धता, पुलिस संरक्षण, अच्छे पड़ोसी के अलावा बेहतर पर्यावरण सुविधाओं वाले मकान की कीमत एक प्रदूषित वातावरण के मकान से अधिक होती है। इसे दो मकानों के मूल्य में अंतर को बेहतर गुणवत्तापूर्ण पर्यावरण के लिए कीमत देने की इच्छा के रूप में समझा जा सकता है। So majority of the times we can understand this pricing through an example when we can take up an example of housing. Most of the times when we have to spend on housing, जब हमें मकान के लिए खर्च करना होता है तो हम उस मकान की अधिक कीमत देने के लिए राजी होते हैं या तैयार होते हैं जिसके आसपास सुविधाएं अधिक हो, जिसके आसपास नेचुरल खूबसूरत जगह ज़्यादा हो, जिसमें के वातावरण में प्रदूषण कम हो, स्वच्छ हवा प्राप्त हो और जो भी भीड़ भाड़ के एरिया से अलग हो। तो ऐसे मकान के लिए लोग अधिक कीमत चुकाने के लिए तैयार होते हैं। So we can say that the price of a property does not only depend upon the quality of the property alone. So it cannot be a standalone quality itself. It has to also accompany with the quality of environment and location of the property. किसी भी संपत्ति का अपने आप में जो मूल्य है वो काफ़ी नहीं होता है। वो किस परिवेश में है, कौन से पर्यावरण में है और कहाँ उपस्थित है, उसका स्थिति कहाँ है, इस पर भी उसकी कीमत निर्भर करती है। इस विधि को हम लोग रिग्रेशन एनालिसिस के ज़रिए करते हैं और एक सहसंबंध पाया जाता है दूषित पर्यावरण और संपत्ति के कीमत में। So if the property is far or further away from any polluted environment or any environment that is not very scenic or not very happening or happy or pleasure giving, then that property will be priced much more higher at a much more higher rate. So we can say that the price of a property is having an inverse relationship with environmental degradations or environmental
unhappiness. If environment proposes unhappiness, then the price of the property will be less. If the environment proposes happiness and pleasure, then the price of the property will be higher. ये देखा जाता है कि किसी भी पर्यावरणीय संपत्ति की कीमत और पर्यावरण की खुशनुमा या खुशी देने की पावर, यानी उसकी खुशी देने की ताकत पर में सहसंबंध होता है। अगर खुशी देने की ताकत अधिक है पर्यावरण में, तो उस संपत्ति की कीमत भी ऊंची होती है। ये विधि कुछ मान्यताओं पर आधारित है। दिस इज बेस्ड ऑन सर्टेन असम्पशंस। पहला तो हम ये मान के चलते हैं कि बाजार में पूर्ण स्पर्धा है। उत्पादक और उपभोक्ता के लिए वस्तु Z की कीमत दी हुई है। ये वस्तु पर्यावरणीय वस्तु या संपत्ति है। ये वस्तु Z जिसको हम मान के चलते हैं, जैसे कि खूबसूरती, आसपास की खूबसूरती या फ्रेश एयर, स्वच्छ हवा, जिस भी एनवायरमेंटल गुड को हम यहाँ पे कंसिडरेशन में लाते हैं, इसको एक समरूप वस्तु के रूप में हम उत्पादन देखते हैं। सो दिस प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड इन अ होमोजेनस वे एंड इट इज अ होमोजेनस प्रोडक्ट फॉर द एंटायर सोसाइटी। वस्तु Z की जो बाजार उत्पन्न होती है वह उपभोक्ता तथा उत्पादन की प्रक्रियाओं से उत्पन्न होती है और यह पूरी तरह से कीमत यानी वस्तु Z की कीमत पर आधारित होती है। बाजार में तीन प्रकार से हम बाजार को स्टडी कर सकते हैं। बाजार में एक तरफ उपभोक्ता होता है और दूसरी तरफ उत्पादक होता है, और इन दोनों के अलग अलग ज़रूरतें होती हैं, अलग अलग दृष्टिकोण होता है। और तीसरी ओर हम इन दोनों के इंटरैक्शन अर्थात लेन देन को विश्लेषण करते हैं कि किस तरह से उत्पादक और उपभोक्ता एक दूसरे से लेन देन करते हैं और किस बिंदु पर जाकर या किस स्तर पर जाके एक मत होते हैं, और यह लेन देन अल्टीमेटली प्राइस डिटर्मिनेशन को जन्म देता है। अगर हम उपभोक्ता के दृष्टिकोण से देखें तो उपभोक्ता उस बिंदु पर या उस स्तर पर पूर्ण रूप से संतुष्ट होता है जब वो अपने दिए गए या सीमित आय से सबसे अधिक संतुष्टि का स्तर प्राप्त करता है। जैसे मान लीजिए कि उसके पास एक बजट है, 10,000 रुपये का बजट है, जिससे कि वह एक घर को भाड़े पे ले सकता है। वह ऐसा एक घर को भाड़े पे लेना चाहेगा 10,000 रुपये में जिसमें उसको सबसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। अगर उसके पास तीन विकल्प होते हैं, जैसे विकल्प ए में उसके पास एक ऐसा घर में प्राप्त होता है जो कि एक प्रदूषित या पोल्यूटेड एटमॉस्फेयर में है, जहाँ पे स्मेल आती हो या ड्रेन्स खुले हों। दूसरा घर बी है जो छोटा है लेकिन स्वच्छ वातावरण में है। और तीसरा है जो स्कूल, बच्चों के स्कूल के पास है, स्वच्छ वातावरण है, सामने गार्डन है और साइज ए और बी के बीच का एक मध्यम साइज है। तो जाहिर सी बात है कि जो उपभोक्ता है वो सी पर ही ज़्यादा बल डालेगा। सो द कंज्यूमर विल डेफिनेटली ऑप्ट फॉर द ऑप्शन सी, चाहे उसका साइज ए के जैसे बड़ा नहीं हो लेकिन बी के जैसे छोटा भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उसको बहुत सारी अन्य सुविधाएं मिल रही हैं, जैसे कि बच्चों का स्कूल निकट होना, पार्क का होना, गार्डन का होना, स्वच्छ पर्यावरण का होना, स्वच्छ पड़ोसियों का होना। ये सब भी उसके लिए ज़्यादा आवश्यक है। जैसे जैसे उपभोक्ता की आय बढ़ती चली जाएगी वो ऊंची बोली लगाता जाएगा, इसको भी हम मान के चलते हैं। सो व्हेन द इनकम increases और higher income groups will bid at a higher level। जितनी इनकम ज़्यादा होगी, लोग अपनी संतुष्टि को प्राप्त करने के लिए या उसको अधिकतम करने के लिए ज़्यादा ऊंचा खर्च करने की
लिए राजी होंगे. दे विल बी ready to pay, or they will be willing to pay higher prices for getting the desired satisfaction they have aimed for. अगर उत्पादक का पक्ष देखते हैं तो उत्पादक हमेशा ये चाहेगा कि वह मिनिमम कॉस्ट पर मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस करे, यानी खर्च कम हो और उत्पादन अधिकतम हो. अलग अलग उत्पादक अलग अलग किस्म के प्रस्ताव रखेंगे या प्रस्ताव देंगे कस्टमर्स के लिए, जो उनके ऑफर कर्व्स के ज़रिए से हम दिखा सकते हैं. कंज्यूमर्स की प्रेफरेंसेस को हम इंडिफरेंस कर्व के ज़रिए दिखाएंगे और प्रोड्यूसर्स का सप्लाई को हम ऑफर कर्व के ज़रिए दिखा सकते हैं. जैसे मकान के बारे में अगर हम कहें तो हर एक प्रोड्यूसर का अपना कुछ स्पेशलिटी होता है. कुछ लोग इंटीरियर्स अच्छा करते हैं, कुछ लोग एक्सटर्नल ब्यूटी पर ध्यान देते हैं, कुछ लोगों की जो बिल्डिंग मटेरियल है वो अलग होता है, या वो बहुत ही अनोखा होता है, बहुत मजबूत होता है, या उसमें वो कोई नुस्ख नहीं छोड़ते हैं. तो इस तरह से बहुत लोग अपना अपना कुछ अलग अलग स्टाइल से बिल्डिंग को एक नयापन देते हैं, और उसके लिए वो अपनी अपनी लेवल पर उसका कीमत रखते हैं. कुछ बिल्डिंग्स के इंटीरियर्स में इतना अच्छा मटेरियल दिया जाता है कि उनकी कीमत ऑलरेडी हाई हो जाती है, लेकिन ये सिर्फ बिल्डिंग के मटेरियल, बिल्डिंग का आर्किटेक्चर या प्लान या बिल्डिंग के बारे में या घर के बारे में, मकान के बारे में ही नहीं सीमित रखा जा सकता है. उत्पादक को ये भी देखना पड़ता है कि वो किस माहौल में उस मकान को प्रस्तुत कर रहा है. कई बार मकान के आसपास गार्डन होते हैं, मकान शहर के बीच होता है या शहर के बाहर होता है. हो सकता है कि मकान के सामने अस्पताल हो, स्कूल हो, या मकान ऐसे जगह में हो जहाँ के सामने कोई फैक्ट्री हो. तो मकान के साथ साथ उसके परिवेश का जो भी क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया मकान की कीमत को प्रभावित करता है. अगर उसका नेबरहुड मकान का या परिवेश ऐसा हो या पर्यावरण सॉरी ऐसा हो कि मकान का मकान में रहने वाले लोगों को सुविधाएं प्राप्त होने लगे, जैसे कि पार्क हो, स्कूल हो, या सड़कें चौड़ी हैं, साफ सुथरा है नेबरहुड, तो ऐसे में मकान की कीमत प्रोड्यूसर ऊंचा रखेगा. वहीं पर अगर आस पड़ोस गंदा है, या फैक्ट्री के पास है जहाँ से धुएं की प्रॉब्लम है, या एयरपोर्ट के पास है जहाँ पे चौबीसों घंटे एरोप्लेन का आवाज़ आती हो, या स्टेशन के पास हो जहाँ पे रेलवे स्टेशन से हमेशा आवाज़ आती हो, ऐसी अगर जगह पे है तो अगर बहुत अच्छा मकान भी बना लिया फिर भी प्रोड्यूसर उतनी अच्छी कीमत इसके लिए अपने प्रस्ताव में नहीं रख सकता है, क्योंकि उसकी परिवेश, मकान की परिवेश भी काफ़ी बल डालती है. इन दोनों का, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर्स, इन दोनों का अपना अपना नज़रिया होता है, और दोनों ही अपने संतुष्टि को अधिकतम करने की कोशिश में लगे रहते हैं. बाजार इक्विलिब्रियम यानी बाजार संतुलन तब हासिल होता है जब प्रोड्यूसर और कंज्यूमर किसी एक स्तर पर सहमत हो. ये स्तर कौन सा होता है? डायग्रामेटिकली ये वो बिंदु होती है जहाँ पे कंज्यूमर का इंडिफरेंस कर्व अर्थात उदासीनता वक्र और प्रोड्यूसर का ऑफर कर्व अर्थात प्रस्ताव वक्र, ये दोनों एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, अर्थात एक दूसरे को छूते हैं. So the point at which the indifference curve of the consumer is tangent to the offer curve of the producer, that is the point of market equilibrium. इसी बिंदु पर बाजार संतुलन पर होगा, और इसी बिंदु पर वस्तु की कीमत भी तय होगी. आइए अब सरल शब्दों में इस विधि को समझते हैं. Let us now understand this method in very simple manner. इस विधि में इस बात को स्पष्ट किया जाता है या इस बात पर बल डाला जाता है कि मकान की मांग एक संयुक्त मांग होती है, जिसमें मकान के साथ साथ अन्य जो भी सुविधाएं जुड़ी होती हैं, इनका एक संयोग बनाया जाता है.
तथा अलग अलग संयोगों से विभिन्न उपयोगिता प्राप्त होती है. So it is specified or highlighted in this method that every property, say a house, will be bundled up with various attributes of the house. Attributes are the different kinds of, you can say, characteristics of the property or the environment in which it is located. And these become bundles, and every bundle or every combination of these attributes will have different utilities or different levels of satisfaction for different consumers. हर एक उपभोक्ता के लिए ये एक अलग स्तर का या अलग प्रकार का उपयोगिता प्रदान करेगा. यानी हर एक गुच्छा, हर एक संयोग अलग अलग उपभोक्ताओं के लिए अलग अलग उपयोगिता प्रदान करेगी. जब लेन देन किया जाता है तो व्यक्ति इन्हीं संयोगों के सीमांत उपयोगिता के आधार पर मौद्रिक कीमत एवं गुणों में अदला बदली करते हैं. अर्थात मुद्रा जितना देना है या कीमत चुकाने के लिए मुद्राएं जितनी खर्च करनी है और इन संयोगों में से प्राप्त जितने गुण उन्हें प्राप्त हो रही हैं उसके बीच में वो समझौता करते हैं. So whenever a person, an individual has to buy or has to rent a property, that person makes a trade-off between the money he has to spend on that property and the marginal values of the attributes which he gets from that particular bundle. अतः हर संपत्ति के संयोग का एक सीमांत मूल्य होता है. इन सीमांत मूल्यों को अनुमान करने के लिए लोग संपत्ति के मूल्यों के बारे में आंकड़े एकत्रित करते हैं और इसके लिए वह रियल एस्टेट मार्केट अर्थात अचल संपत्ति के बाजार से संपत्ति की बिक्री और खरीद की खोज तथा जानकारी प्राप्त करते हैं. यदि इन सूचनाओं को तथा आंकड़ों को मात्रात्मक रूप में एक मॉडल के फॉर्म में लिखा जाए तो रिग्रेशन मॉडल प्राप्त हो सकता है और संपत्ति की कीमत इस मॉडल के अनुसार डिपेंडेंट वेरिएबल अर्थात आश्रित चर होगी जो कई इंडिपेंडेंट वेरिएबल अर्थात स्वतंत्र चरों पर निर्भर करेगी. ये स्वतंत्र चर मकान की बनावट, मकान की आकार, पड़ोसी आसपास की विशेषताएं, आस पड़ोस की साफ स्वच्छता, पर्यावरणीय खूबसूरती, गुणवत्ता इत्यादि इन सभी पर निर्भर करेगी. इस विश्लेषण से प्राप्त कोएफिशिएंट से संपत्ति व गुणों की सीमांत मूल्य प्राप्त किया जा सकता है. इस विधि का प्रयोग पर्यावरणीय गुणवत्ता, जलवायु परिवर्तन, शहरी नीति इत्यादि के मूल्य निर्धारण के लिए किया जाता है. पर्यावरण परिवर्तन का प्रभाव जो स्वास्थ्य, सुविधाओं, जीव जंतु, जलवायु, खुली जगह, सौंदर्य और पर्यावरणीय अन्य गुणों पर पड़ता है, संपत्ति के मूल्य को भी परिवर्तन करता है और इसीलिए संपत्ति के मूल्य परिवर्तन में इन सभी बातों को शामिल किया जाना चाहिए. यह वास्तव में लेन देन पर जो भी आधारित होता है वह है लोगों के अधिमान को प्रकट करता है. अर्थात जो भी व्यक्ति इन संपत्तियों का लेन देन करते हैं वह उसकी कीमत के जरिए अपने अधिमान को प्रकट करते हैं. इसीलिए यह विधि, हेडोनिक प्राइसिंग विधि, प्रकट अधिमान विधि अथवा दृष्टिकोण पर आधारित है और उसकी पुष्टि भी करती है. परंतु इस विधि को अपनाने में और प्रयोग करने में काफ़ी सारी बाधाएं अथवा परेशानियां होती हैं. आइए एक एक करके देखते हैं.
पहला है सूचनाओं की परेशानी या सूचनाओं की सीमाएं। इस विधि के अनुसार उपभोक्ता तथा उत्पादक दोनों को सभी बाह्यताओं का ज्ञान होना चाहिए, अर्थात पॉजिटिव या नेगेटिव एक्सटर्नलिटी, मतलब ऋणात्मक और धनात्मक बाह्यताएं जो भी होती हैं संपत्ति या उत्पाद के संबंध में, इनके बारे में पूर्ण ज्ञान दोनों को होना चाहिए। जैसे यदि एक घर खरीदा जाए तो घर के आस पड़ोस में क्या है, किस तरह की स्वच्छता है, सफाई है, पोल्यूशन लेवल क्या है इत्यादि, इनके बारे में पूरा ज्ञान होना चाहिए। लेकिन वास्तव में पूर्ण ज्ञान किसी भी संपत्ति के बारे में या उसके विशेषताओं के बारे में होना संभव नहीं होता है। दूसरी है इसकी माप करने की वैलिडिटी। इन इस विधि में जैसे हमने पहले बताया है कि अलग अलग गुणों को सम्मिलित करके एक गुच्छा या संयोग बनाया जाता है, तो इन संयोगों का एक माप होना चाहिए। ये कौन सी मापदंड पर खरी उतरेंगी या कौन से मापक को हम चयन करेंगे, इस बात पर भी काफ़ी सारा डिबेट या विवाद होते रहते हैं, क्योंकि कोई भी एक माप सही तरीके से सभी गुणों को माप नहीं कर सकते या नाप नहीं सकते हैं या उसकी वर्णन नहीं की जा सकती है। इस बात की ज्ञान अभी भी हमें हमारे लिए बाकी है कि कौन इस विधि के अनुसार कौन सी माप लेने से किसी भी संपत्ति के सारे गुणों को हम मात्रात्मक रूप में परिवर्तित करके दिखा सकते हैं। इवन इफ इट इज़ अ प्रॉक्सी मेजर, मतलब अगर हम एक अलग दायरा को लेते हैं, एक अलग पैरामीटर को लेते हैं, जैसे कि सौंदर्य को हम माप नहीं सकते हैं और सौंदर्य का माप मकान की जो बनावट है उसकी माप और सौंदर्य का माप एक नहीं हो सकता है। मकान का आकार और पड़ोस में सुविधाएं, इनका माप एक जैसा नहीं हो सकता है। इसीलिए एक स्टैंडर्डाइज मेजरमेंट करना संभव नहीं है और हर एक लोकेलिटी, हर एक भौगोलिक लोकेशन में या हर एक देश में, हर एक सोसाइटी में इसके माप में फ़र्क होगा। हर एक गुणवत्ता के या गुणों के जो भार भी होते हैं, इन भार में भी, इनके भारों में भी फ़र्क होगा, क्योंकि ये देश, समाज और व्यक्तिगत रूप से अगर देखा जाए तो ये भिन्न होंगे। इस विधि के अंतर्गत हम ये जानते हैं कि एक व्यक्ति को चयन करने के लिए काफ़ी सारे विकल्प मौजूद होते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा संभव नहीं होता है, क्योंकि हर एक विकल्प अलग हो सकता है और व्यक्ति के चयन के अनुसार एक ही नमूना उसके पास संभव हो सकता है। सो अ पर्सन कैन हैव ओनली वन एज अ सैम्पल फॉर हिज और हर डिज़ायर because or choice, because it may be so that the person may not find a variety of choices or alternatives according to his thinking or desires. हो सकता है कि एक व्यक्ति जो कि मकान ढूंढ रहा है उसके हिसाब से या उसके मन के पसंद के हिसाब से उसे वो मकान जिस जगह पे चाहिए वहाँ पे नहीं मिले या जिस आकार में चाहिए उसे ना मिले। तो वास्तव में अगर देखते हैं तो लोगों को अपने मनपसंद चयन नहीं मिल पाता है, वहाँ पे उनको प्रायोरिटाइज करना पड़ता है, यानी अपनी जो ज़रूरतें हैं उनकी प्राथमिकता दर्ज करनी पड़ती है, जो कि इस विधि में कहीं भी स्पष्ट से नहीं दी गई है या उसमें शामिल नहीं की गई है कि किस तरह से हम प्रायोरिटी वाइज किसी भी संयोग का चयन करें। इस विधि में बहुसंरेखकता की भी परेशानी आती है। सो वी हैव प्रॉब्लम्स ऑफ मल्टीकोलिनियरिटी। मान लीजिए कि किसी शहर में अगर बड़े घर या बड़े आकार का मकान की आवश्यकता है तो वह शहर से बाहर
हरी भरी जगह पे, जहाँ पे प्रदूषण की मात्रा कम है, वहीं पर मिल सकती है। और यदि शहर के अंदर रहना है तो छोटे मकान के साथ साथ प्रदूषण में भी रहना मंजूर करना होगा। ऐसी स्थिति में ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है कि प्रदूषण की मात्रा और घर के आकार का अलग अलग गुच्छा हम बनाएं। सो दिस इज अ रियल प्रॉब्लम। और अंत में सबसे अधिक मुश्किल जो होती है वो है कीमतों में परिवर्तन का। हमने बात की है कि कीमतों में परिवर्तन जो है वो किसी भी संयोग के या संपत्ति के गुणों में परिवर्तन के साथ साथ होना चाहिए या होता है। लेकिन वास्तविकता कुछ अलग ही है। वास्तव में बाजार कीमत जो एक संपत्ति की होती है और एक बार तय हो जाती है, उसके काफी समय बाद ही उसमें अगर उसके गुणवत्ता में कोई परिवर्तन आता है तो उस चेंज इन एट्रीब्यूट्स को प्रॉपर्टी वैल्यू में रजिस्टर किया जाता है। यानी लोगों की भी उस संपत्ति के बारे में जो दृष्टिकोण होता है वो भी बदलने में काफ़ी समय लगता है। जैसे एक स्वच्छ वातावरण धीरे धीरे प्रदूषित होती है। जैसे जैसे प्रदूषण फैलता है उसकी प्रॉपर्टी का जो गुण है वो धीरे धीरे घटते रहता है। लेकिन क्या उसकी कीमत वैसे ही घटती रहती है? नहीं। उसकी कीमत तब बहुत ज़्यादा घटेगी या उसमें कीमतों में परिवर्तन तब आएगा जब प्रदूषण की मात्रा काफ़ी अधिक हो गई है या कोई एक गुण जो है वो अवगुण में पूरी तरह से बदल चुकी है या बहुत भारी मात्रा में उसमें परिवर्तन आया है। तो प्राइस चेंजेस और एट्रीब्यूट चेंजेस को हम एक साथ नाप नहीं सकते हैं या दोनों एक साथ परस्पर नहीं चलती हैं। तो ये रही हेडोनिक मेथड की परेशानियां या सीमाएं। I hope you have understood the concept of hedonic pricing. हम लोग आगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट काइंड ऑफ प्राइसिंग को लेंगे। Till then, I hope you will go through all the things that we have done till now, the different kinds of prices. We have done three kinds of prices, valuation methods of environmental goods. And if you have any doubts, please contact me on WhatsApp group.